तो इस वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 38 तक कवर कर लिया, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हम सेक्शन 39 और सेक्शन 40 टू 44 को कवर करेंगे। मैंने ये सेक्शन अलग इसलिए लिखा क्योंकि सेक्शन 39 के अंदर हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है। वहीं सेक्शन 40 टू 44 के अंदर हमें ये बताया गया है कि मोड ऑफ डिसोल्यूशंस क्या क्या हैं। हमारे पास बेसिकली जो सेक्शन 40 से 44 के अंदर मोड ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में बताया गया कि किस किस तरीके से आप एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सेक्शन 39 के ऊपर आते हैं, जो हमें बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है। अब देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या होता है। अगर आप सेक्शन को रीड करेंगे तो सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, की जैसे ए बी सी और 3 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब ये क्या करते हैं, अपने बीच का ये जो रिलेशन था, जैसा कि हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था कि एक पार्टनरशिप के अंदर ये जो पूरी पार्टनरशिप होती है इनके बीच में, इसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और ये जो इनके ये जो सारे इसके अंदर पार्टनर्स होते हैं इनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। और ये जो होती है पूरी पार्टनरशिप होती है, और जो इनके बीच में डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू ये पार्टनरशिप करते हैं उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शैल इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब ये अपने बीच में सब इस रिलेशन को एंड कर देते हैं, पार्टनरशिप को एंड कर देते हैं, इस रिलेशन को एंड कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो हमारी ये फर्म थी ये डिसॉल्व कर गई। अब ये जो रिलेशन था ये खत्म हो गया, जो इनके बीच की पार्टनरशिप थी वो खत्म होगी। अब यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, हम ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशन। मतलब इसका ये है कि जैसे अगर हम बोले कि जैसे पार्टनरशिप थी या है, इन्होंने सिर्फ अपना काम जो है, जो बिजनेस है, उसको स्टॉप किया, दे हैव नॉट ब्रेक डाउन देयर रिलेशनशिप, देन दैट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने के लिए उनको अपने बीच के जो रिलेशन है उसको एंड करना पड़ेगा। अगर कोई फर्म बोलती है कि हमने बिजनेस को स्टॉप कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व कर दी। पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के लिए उसको अपने बीच की रिलेशंस को खत्म करना पड़ेगा। तो ये होता है सेक्शन 39 के हिसाब से डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, कि किस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, हम आते हैं सेक्शन 40 टू सेक्शन 44। ये जो है इतने एलोबरेट पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछता है तो हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि सेक्शन 40 से 44 के अंदर क्या दिया गया। अब देखिए, 4 तरीके दिए गए हैं, 4 या 5 तरीके दिए गए हैं जिस तरीके से हम अपनी डिसोल्यूशन को, मतलब जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सेक्शन 40 के अंदर देखते हैं। जो सेक्शन 40 के अंदर बताया गया, सेक्शन 40 वाला जो है वो कंपलसरी है, मतलब इस तरीके से कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है। सॉरी, सेक्शन 41 के अंदर, सेक्शन 40 के अंदर बताया गया है कि डिसोल्यूशन का क्या तरीका है। डिसोल्यूशन का तरीका होता है, पहला तरीका बताया गया विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। अगर आप सेक्शन को रीड करेंगे तो उसके अंदर 2 तरीके बताए गए हैं, विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर। सारे जितने पार्टनर्स थे, जैसे यहाँ पे ए बी सी पार्टनर थे, इसकी भी कंसर्ट होगी, इसकी भी कंसर्ट होगी, इसकी भी कंसर्ट होगी, सबने मिलके उस पार्टनरशिप को, फर्म को बंद कर दिया, तो यहाँ पे ये पार्टनरशिप खत्म होगी। और एक होता है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि हम इस दिन जो है अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसको खत्म कर देंगे, तो उसको हम बोल देंगे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है वो खत्म कर दी। जैसे उन्होंने जो अपनी ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड बनाई थी उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि इस दिन जब हमारा ये काम हो जाएगा तो हम अपनी पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, तो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो सेक्शन के अंदर लिखता है फर्म में भी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट से, और इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, या फिर जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से। तो ये 2 तरीके हैं सेक्शन 40 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बाय एग्रीमेंट। उन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया। फर्स्ट बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सेकेंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये 2 तरीके सेक्शन 40 के अंदर बताए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 41 के अंदर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दूसरा तरीका बताया, वहां पे अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद भी अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हैं तो वो मान लिया जाएगा कि उनकी पार्टनरशिप जो है एक फ्रेश पार्टनरशिप स्टार्ट होगी और वो पार्टनरशिप चलती रहेगी, ठीक है। फिर आते हैं हम सेक्शन 41 के ऊपर। ये होती है कंपलसरी डिसोल्यूशन के बारे में, कि यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा।
कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब क्या बोलता है, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड, कि एक फर्म जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है कैसे, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल ऑफ द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। किस चीज़ से, कि भाई जब जो पार्टनर थे जैसे ए बी सी पार्टनर थे, ये सभी के सभी क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया घोषित हो गए, तो फिर ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंसॉल्वेंट वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपल्सरीली उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, कंपल्सरी, क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो गए तो वो अपने बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो वो कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगा। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है, एक मैक्सिम है, इसको हम बोलते हैं डेलिटस पर्सोना। इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि पर्सनल स्किल एंड क्वालिफिकेशन की जो एक पार्टनरशिप फर्म बनी वो किस चीज़ पे बनी थी, जो पार्टनर्स थे उनके बेसिस पे बनी थी। अब जब एक पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गया, सारे पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो उनके जो पर्सनल स्किल थे, उनकी जो पर्सनल क्वालिफिकेशन थी वो वहाँ से हट जाएगी, तो इसलिए वो जो पार्टनरशिप फर्म थी वो कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हम सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखते हैं। अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिस्पेंस हो जाता है, उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, जब जो व्यक्ति जिसको उसको परफॉर्म करना था उसके स्किल जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे उसकी डेथ हो गई या इस तरीके की कोई चीज़ होगी, उसके वो स्किल नहीं रहे तो फिर उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हम उसको देखेंगे। अब हम आते हैं वापस सेक्शन 41 के ऊपर। तो पहला जो सबसेक्शन था वो हमने पढ़ा, पहला जो क्लॉज था वो हमने पढ़ा, ए के अंदर ये बात बोलेगी। अब बी क्या बोलता है, बी बोलता है बाय द हैपनिंग ऑफ any event which make it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the purpose to carry it on in partnership, कि भाई कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे कि वो जो पार्टनरशिप फर्म का काम था वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, कि भाई पहले वो चीज़ लॉ के हिसाब से लीगल थी, लेकिन कोई एक्ट पास हुआ या फिर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन निकाली और कहा कि ये जो काम है वो इलीगल है, अब उसको करना लीगल नहीं है, तो फिर वो जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे आप बोल सकते हो प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर। तो अब ये जो है इलीगल काम है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो बिना लाइसेंस वगैरह के, तो फिर आपकी अगर इस चीज़ की पार्टनरशिप थी वो अनलॉफुल हो गई और वो आपकी डिसॉल्व कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुल होगी। लेकिन यहीं पे प्रोविजो के अंदर बताता है कि मान लीजिए ए बी सी ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और ये दो काम कर रहे थे, एक ये लिकर बेच रहे थे और दूसरा ये शूज़ बेच रहे थे। तो ये जो लिकर बेचने वाला काम था ये तो इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो फिर ये जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी इस चीज़ के लिए। लेकिन जो शूज़ बेचने का काम था, इलीगल काम था, इसको अलग किया जा सकता है, तो ये इस चीज़ के लिए ये जो पार्टनरशिप फर्म है चलती रहेगी। ये चीज़ आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी दे सकते हो, इसको हम रिवेबिलिटी का प्रिंसिपल बोलते हैं, रिवरेबिलिटी, जो कि सेक्शन 24 और सेक्शन 58 के अंदर भी आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब ये हो गया हमारा सेक्शन 41। अब हम आते हैं सेक्शन 42 के ऊपर। सेक्शन 42 बात करता है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। अगर कोई कंटिंजेंसी होती है उसके होने पे हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब देखिए जो सेक्शन 41 पढ़ा था वहाँ पे कंपल्सरली आपको डिसॉल्व करनी पड़ रही थी। यू डोंट हैव ऑप्शन कि आप चाहो तो आप उसको डिसॉल्व ना करो। लेकिन जो सेक्शन 42 की कंटिंजेंसी है उसके लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो फिर वो कंटिंजेंसी होने पे आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। जैसे अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि कब कब होता है। अगर हम इस सेक्शन को पढ़ें तो जैसे एक्सपायरेशन ऑफ पार्टनरशिप टर्म, जैसे हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था उसके अंदर लिखा था हम 2 साल के लिए अपनी पार्टनरशिप बनाएंगे। तो इस टाइम पे तो जो है हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको फिर भी स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसे वक्त पे। या फिर हमने मान लीजिए कि डेथ हो गई किसी पार्टनर की और हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाएगी, जैसे ए बी सी पार्टनर थे, अगर एक पार्टनर की डेथ भी होगी, मान लीजिए सी की डेथ होगी, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखेंगे। उन्होंने ये बात अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख ली तो फिर उनका जो ये सेक्शन 42 है इसके हिसाब से डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो जो कंटिंजेंसी है ये हैपनिंग होने पे फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस बात को लिख लेंगे कि इन कॉन्टिंजेंसी होने के बावजूद भी हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी।
अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंटिंजेंसी बताई गई है। सबसे पहले ही बोलता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वो बात चलेगी, अदरवाइज ये बात पे आ जाएंगे। तो बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज डिसॉल्व, की एक फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी कब, सबसे पहले बताता है इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, जैसे 2 साल के लिए हमने फिक्स करी, अब 2 साल बीत गए तो फिर उसके बाद वो जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। भाई आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पार्टनरशिप टर्म द फर्म इज डिसॉल्व बट द पार्टनर्स में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस बियॉन्ड दैट टाइम। अब वो ऐसा हो सकता है कि एग्री हो जाए कि 2 साल बीत गए, हमारा काम अच्छा चल रहा है, हम अच्छे से पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। और अगर कोई फ्रेश टर्म जो है स्टिपुलेट नहीं की गई तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनरशिप अब कैसी पार्टनरशिप बन गई, पार्टनरशिप एट विल बन गई, क्योंकि अब उसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं रखा गया। यहीं जब हमने सेक्शन 17B पढ़ा था, अगर आपको याद होगा इससे पिछली वीडियो के अंदर, वो भी यही बात बोलता है कि जो पार्टनरशिप होती है वो कंटिन्यू रहती है, मतलब अगर वो अपने काम को कंटिन्यू रखती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो उसके अंदर जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टनर्स के वो सेम ही रहते हैं जो कि एक्सपायरी से पहले थे। जैसे 2 ईयर का टाइम था, 2 ईयर के बाद भी उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रखी, तो अब ये पार्टनरशिप फर्म एट विल बन गई। और जो इनके राइट इस 2 ईयर से पहले थे, अब वही राइट इसके बाद भी जो काम करेंगे उसके लिए वो राइट रहेंगे सेक्शन 17B के हिसाब से। तो ये बात हमें 42 क्लॉज ए के अंदर बताएगी। फिर आते हैं हम 42 के क्लॉज बी के अंदर कि ये जो कंटिजेंसी है डी के अंदर बताई गई है, इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर और अंडरटेकिंग बाय द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑफ। जैसे हमने पार्टनरशिप करी ए बी सी डी ने मिलके कि भाई ये जो रोड बन रही है या ये जो ब्रिज बन रहा है इसके लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसका जो है सारे हम मिलजुल के खर्चा करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। अब इनका ये जो एडवेंचर है, मान लीजिए कि ये जो रोड बनाने का काम था या पुल बनाने का काम था ये पूरा हो गया, तो उसके बाद जो हमारा सेक्शन 42 का क्लॉज बी है वो बोलता है कि जब कोई एडवेंचर पूरा हो जाता है जिसके लिए भी पार्टनरशिप करी थी तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं कि नहीं, हमारे इस एडवेंचर के पूरे होने के बावजूद भी हमारी पार्टनरशिप आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, तो फिर वहाँ पे सेक्शन 42B के हिसाब से वो पार्टनरशिप आगे चलती रहेगी। भाई जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये रोड बनानी है, ये इस चीज़ के लिए हमने एग्रीमेंट किया, जब ये पीरियड पूरा हो जाएगा तो हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। 42B ने इतना बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि नहीं, हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम जो है आगे भी अपनी जो पार्टनरशिप है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, तो फिर वो कंटिन्यू रहेगी। इतनी सी बात बोली गई है इसके अंदर। फिर आते हैं हम सी के ऊपर, 42C के ऊपर। ये बात करता है बाय द डेथ ऑफ द पार्टनर। जब कोई पार्टनर की डेथ होती है तो वो जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर से, अब सी की डेथ होगी तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। लेकिन अगर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि अगर कोई पार्टनर की डेथ भी हो जाएगी तो फर्म जो है वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जैसे ए बी यहाँ पे रिमेनिंग थी, तो वो उस फर्म को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो ये कंटिन्यू फिर आगे होती रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, ए एंड बी, और वो इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाएगी तो वो पार्टनरशिप फर्म आगे कंटिन्यू रहेगी। तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट अगर किया जाता है तो इस तरीके का एग्रीमेंट क्या है, इनवैलिड कहलाएगा। ये बहुत सारे केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया इसके ऊपर कि अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे MT सुगड़ा वर्सेस बाबू के केस में भी ये बात बोली गई। इसके अलावा बहुत सारे केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, जैसे नारायण वर्सेस उमावल, सेम बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम के केस में यही बात बोली। अब ये इस चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, देखिए अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जहाँ पे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे होती है। क्योंकि देखिए कोई पार्टनर गया तो पार्टनर क्यों जुड़ा था उसके अंदर, वो अपने डेलिकेटस पर्सोना की वजह से जुड़ा था, मतलब कि अपने पर्सनल स्किल एंड क्वालिफिकेशन की वजह से जुड़ा था उसके अंदर। अब वो व्यक्ति गया तो वो पर्सनल स्किल एंड क्वालिफिकेशन चले गए, जो उसकी स्किल थी, रेप्यूटेशन थी, वो सारी चीज़ें चली गई, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है वो इन्हीं चीज़ों पे तो डिपेंड करती है। तो अब वो जब चीज़ चली गई तो अब आप कैसे उसको आगे एनफोर्स करा सकते हो। अब ए अगर अकेला बचा तो ए अकेला कैसे उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगर हम इतनी सी बात बोल दें कि भाई जो ए बी पार्टनर थे, बी की डेथ हो गई, ए जो है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा और बी के जो भी लीगल हेयर्स होंगे वो उसके अंदर पार्टनर बन जाएंगे, तो इस चीज़ को आप कर सकते हो। लेकिन वो पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं होगी, उसके लिए आपको एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आप अपना अलग चलता रहेगा। जैसे हमने सेक्शन 35 के अंदर भी पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जब हम पढ़ रहे थे पिछले सेक्शंस, कि
अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है फर्म के बीच में कि फर्म डिसॉल्व नहीं होगी किसी पार्टनर के डेथ होने पे, तो जो एस्टेट होगी उस डिजीज्ड की, जैसे जो भी उसके सामान वगैरह बचा, वो लाइबल नहीं होगी उस फर्म के एक्ट के लिए उस पार्टनर के डेथ होने के बाद। तो अगर अगर एक फर्म डिसॉल्व भी नहीं होती उस पार्टनर की डेथ होने पे, तो वो जो उसके असेट्स होंगे, वो जो भी एस्टेट होगी उसकी, वो लाइबल नहीं होगी उस पार्टनर की। तो ये चीज़ें हमें बताई है। जैसे हम सेक्शन 37 मैंने आपको पहले भी बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो भी यही बात बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपने पार्ट को परफॉर्म करना था और अपने स्किल्स के ऊपर परफॉर्म करना था, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो डिस्पेंस हो जाता है उसकी परफॉर्मेंस से, तो वो चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है। तो तीसरी चीज़ हमें जो इसका 42 का क्लॉज सी था वो हमें ये बात बताता है। फिर आते हैं हम 42 के क्लॉज डी के ऊपर। अब ये क्या बताता है हमें 42 का क्लॉज डी? ये बोलता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ये बात मैंने आपको भी बताई, बाय द एजुकेशन ऑफ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, कि कोई जो पार्टनर है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब कोई पार्टनर एडजुडिकेट हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो एक फर्म जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व कब नहीं होती? जब इस रिगार्डिंग उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। इस प्रोविजन को हमें किसके साथ पढ़ना चाहिए? सेक्शन 41A के साथ पढ़ना चाहिए, जहां पे हमने ये पढ़ा था कि जब सभी या फिर सब, लेकिन एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सब जो है इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो वहां पे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। कब? जब सब पार्टनर हो जाएं या फिर सब हो जाएं सिर्फ एक को छोड़ के, तो वहां कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे क्या है, ना पार्टनर इज एजुकेटेड सॉल्वेंट, एक सिंगल पार्टनर को हम इंसॉल्वेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक फर्म के अंदर सिर्फ दो ही पार्टनर थे, ए एंड बी पार्टनर थे। अब एक पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फिर वो कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। वहां पे सेक्शन 42D आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते 42D के अंदर ये लिखा गया है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और हमने इस तरीके का एग्रीमेंट किया है तो वो पार्टनरशिप आगे चलती रहेगी। 42D बोलता तो है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, लेकिन आप साथ में 41A को भी तो पढ़ो। वो ये बोलता है कि जब बाकी सब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए लेकिन एक अकेला रह गया, तो वो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे दो पार्टनर वाली पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी एप्लीकेबल हो रही है। और यहाँ पे भी आप वही जो सेम मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था डेलिकेटस पर्सनों वाला एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 42 के अंदर हमें टोटली इतनी बातें बताई गई है। फिर आते हैं हम सेक्शन 43 के ऊपर, और इसके बाद हमारा आखिरी सेक्शन होगा सेक्शन 44। अब देखिए सेक्शन 43 क्या बोलता है। एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है, जैसे पार्टनरशिप एट विल होती है, जो हमने सेक्शन 7 के अंदर पढ़ी थी। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? जिसके अंदर हमने अपना टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया होता कि हमारी पार्टनरशिप कब तक चलेगी, तो उसको हम पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। तो जो पार्टनरशिप एट विल होती है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है किसी भी पार्टनर के द्वारा नोटिस देके। वो नोटिस देगा अपनी इस इंटेंशन को शो करने के लिए कि मैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूँ, इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। कि वो जितने भी, जैसे अब यहाँ पे ए अगर एक पार्टनर था, जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, तो जैसे बी और सी और डी पार्टनर से, तो वो क्या करेगा, बाकी सभी पार्टनर्स को नोटिस देगा दैट आई वांट टू डिसॉल्व दिस पार्टनरशिप फर्म। तो इस तरीके से इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा सबसेक्शन बोलते हैं द फर्म इज डिसॉल्व एज फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो जो भी डेट इस नोटिस में मेंशन की जाएगी, जो नोटिस इसने भेजा, उस दिन से माना जाएगा कि ये डिसोल्यूशन हो गया। और इफ नो डेट इज सो मेंशन एज फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, और अगर उसके अंदर कोई डेट मेंशन नहीं है, तो जिस डेट को, जैसे अगर 1 अगस्त को इनको रिसीव हुआ, तो मान लिया जाएगा कि 1 अगस्त को वो फर्म डिसॉल्व होगी, जिस दिन उनको रिसीव हुआ, अगर उसके अंदर डेट मेंशन नहीं है। अब ये जो नोटिस है, ये नोटिस कैसा होना चाहिए? ये क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियरली बोले इस बात को, अनएम्बिगियस हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो उसके अंदर। ये बात बोली गई थी कौन से केस के अंदर? सीधाकरण ओसवाल वर्सेस राधाकृष्णन के केस के अंदर ये बात बोली गई, जिसके अंदर एकदम क्लियर इंटेंशन शो उस नोटिस के अंदर। और ये जो नोटिस भेजा जाएगा ये वैलिड होगा, चाहे जो दूसरा पार्टनर है जिसको भेजा जा रहा है वो इनसेन है, तब भी ये नोटिस जो है वो वैलिड होगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप का हमने टाइम पीरियड फिक्स किया था कि इतने टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या होता है, जैसे 2 साल का टाइम पीरियड किया था, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रह रही है, तो वहां पे भी आप इस तरीके से नोटिस भेज के उस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आप इस नोटिस को विड्रॉ करना चाहते हो,
तो अब यहाँ पे जितने बाकी सारे पार्टनर्स हैं, जैसे अगर आप चाह रहे हो बाकी 3 पार्टनर्स और हैं, तो अब अगर इसको विड्रॉ करना है तो सारे के सारे बाकी पार्टनर्स की भी कंसेंट लेनी होगी, अदरवाइज इसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये जो सेक्शन 43 है, ये जो सेक्शन 43 का नोटिस है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको इस नोटिस को भेजना ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई पार्टनर किसी और को कोई लेटर लिख के बता रहा है, जैसे अपने लॉयर को लिख रहा है, जैसे कि वो लॉयर उनके बीच का आर्बिट्रेटर होने वाला था, उसको वो लेटर लिख के बता रहा है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी बीच की पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए। वो आर्बिट्रेटर उनके बीच के सेटल जो भी डिस्प्यूट थे उसको सेटल करने के लिए था। तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर्स को नहीं लिखा गया था। और ये जो हमने पढ़ा, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि नोटिस भेजना पड़ता है, इसके अलावा जो नोटिस वाली पार्टनरशिप को जो डिसॉल्व करना है पार्टनरशिप एट विल को, इसके अलावा म्यूचुअल कंसर्न से भी या इंसॉल्वेंसी से भी या फिर डेथ ऑफ पार्टनर से भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा। बाकी हमने डेट ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया कि डेट ऑफ डिसोल्यूशन कब होगी, जिस दिन भी जो भी डेट मेंशन की जाएगी उस नोटिस में वो होगी डेट ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर अगर डेट मेंशन नहीं की गई, जिस दिन उन्होंने वो नोटिस रिसीव किया उस दिन को हम मान लेंगे कि वो डेट ऑफ डिसोल्यूशन है। तो सेक्शन 43 के अंदर हमें ये बात बताइए। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 44 के ऊपर। अब देखिए जो सेक्शन 44 है, ये जो है डिसोल्यूशन की बात करता है कोर्ट से, मतलब कि कोर्ट को इन्वोक किया जा रहा है, बीच में लेके आया जा रहा है कि वो अपनी जुरिडिक्शन को यूज करके एक फर्म को डिसॉल्व कर दे। क्या बोलते हैं? एट द सूट ऑफ अ पार्टनर द कोर्ट में डिसॉल्व अ फर्म ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली। अब सूट कौन कौन से ग्राउंड, जो कोर्ट है वो कौन कौन से ग्राउंड्स के ऊपर एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करता है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, that a partner has become unsound mind, in which case the suit may be brought as well as by the next friend of the partner who has become unsound mind as by any other partner। तो भाई जहाँ पे अगर कोई पार्टनर अनसाउंड हो जाता है तो उस जगह पे किस तरीके का सूट किया जाता है नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा उस पार्टनर के, जो कि किसी और पार्टनर के द्वारा लेके आया जाता है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर देता है उसको डिसॉल्व करने का। अब देखिए जो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्पररी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर यहाँ पे ये जरूरी है कि वो परमानेंट उसके अंदर जो उसका जो माइंड अनसाउंड हुआ है वो परमानेंट हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति थोड़े टाइम के लिए हुआ तो वहाँ पे नहीं होगा। जैसे सेम बात आ जाती है अभी जब इसका जो क्लॉज भी पढ़ते हैं उसके अंदर क्या बोलता है, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। कि जैसे मैं सू कर रहा हूँ, मैं एक पार्टनर हूँ, मैं एक सू कर रहा हूँ, तो अब जो दूसरा पार्टनर है वो क्या हो गया है, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया किस चीज़ के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे ज़रूरी है क्या, परमानेंट इनकैपेबल होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक पैरालिटिक अटैक आता है, उसको पैरालिटिक अटैक उसका होता है कि भाई वो 3 महीने में ठीक हो जाएगा, और इस चीज़ का कोई मेडिकल एविडेंस नहीं मिलता कि वो परमानेंटली डिसेबल हो गया अपने काम को करने से, और ये शो हो रहा है कि उसकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, तो वहाँ पे फिर कोर्ट जो है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट इनकैपेबल नहीं हुआ है। परमानेंट इनकैपेबिलिटी होनी जरूरी है क्लॉज बी के हिसाब से। फिर उसके बाद अब जैसे तीसरी बात आती है, जो तीसरा क्लॉज सी दिया गया, ये क्या बोलता है, कंडक्ट इंजूरियस टू पार्टनरशिप बिजनेस, की इस तरीके का कंडक्ट किया जा रहा है जो कि इंजूरियस है पार्टनरशिप के बिजनेस को, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग इज गिल्टी ऑफ अ कंडक्ट विच इज लाइकली टू इफेक्ट द prejudicially the carrying on the business regard being had to the nature of the business। जैसे कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, और वो मिसकंडक्ट किस लेवल का होना चाहिए, प्रीजुडिकली इफेक्ट द पार्टनरशिप बिजनेस, वो पार्टनरशिप के बिजनेस को इफेक्ट करना चाहिए, और उससे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। या जैसे मान लीजिए, अब इसके अंदर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे ए बी पार्टनर थे, यहाँ पे ए क्या कर रहा है, अडल्ट्री कर रहा है बी के साथ। अडल्ट्री ऑफेंस आप जानते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इसी तरीके का काम हो रहा है, यहाँ पे प्रीजुडिकली जो है उसको इफेक्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जो कोर्ट है उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देगा, वो गिल्टी है ऐसे कंडक्ट के लिए। तो ये जो है ग्राउंड्स बन जाते हैं। फिर आते हैं हम चौथे ग्राउंड के ऊपर। चौथा ग्राउंड क्या बोलता है, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या कर रहे हैं, परसिस्टेंट ब्रीच कर रहे हैं,
that a partner other than the partner suing willfully or persistently commits breach of agreement relating to the management of the affairs of the firm or conduct of its business or otherwise so conduct himself in the matter relating to the business that it is not reasonably practicable for the other partner to carry on the business of the partnership firm। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, जैसे मान लीजिए कि पार्टनर्स हैं ए बी सी पार्टनर, इनके बीच में कॉन्टीन्यूस क्वेरल्स अराइज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं इनके बीच में। या फिर मान लीजिए जैसे ये एक पार्टनरशिप फर्म थी, यहाँ पे ये सॉलिसिटर पार्टनरशिप फर्म थी। ए क्या करता है, इनका कोई सेटल होता है बाहर, कोई डिस्प्यूट होता है बाहर, उसको ए अकेला जाके सेटल कर आता है और बी और सी से कुछ नहीं पूछता। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही है जहाँ पे ब्रीच हो रहा है उनके बीच के एग्रीमेंट का, जैसे मान लीजिए कि ये वाला पार्टनर फॉल्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है या फिर मना कर रहा है, रेंडर कर रहा है अकाउंट्स देने से, या फिर जो बुक्स हैं इस फर्म की वो अपने साथ ले जाता है उठा के। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हो रही हैं, जैसे ये मिस यूज़ कर रहा है फंड्स को, अपने पर्सनल डेब्ट्स पे कर रहा है उससे, मतलब एक तरीके से क्या कर रहा है, एग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है। क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है उसके फंड्स, उसकी बुक्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ होती है, उनके बीच में कोई क्वेरल अराइज नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आती है तो उनको इस क्लॉज डी के हिसाब से जो कोर्ट है वो फर्म को डिसॉल्व कर देती है। उसके बाद जो ई क्लॉज है, ई क्लॉज क्या बोलता है कि दैट अ पार्टनर, कि भाई एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है, अदर देन द पार्टनर सुइंग, जैसे मान लीजिए ये स्यू कर रहा है तो इसके अलावा ए या सी में से कोई दोनों में से क्या कर रहा है, इन एनी वे ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट, क्या कर रहा है कि अपने पूरे के पूरे इंटरेस्ट को, जैसे ए या सी में से दोनों को ही अपने पूरे के पूरे इंटरेस्ट को, होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है एक फर्म के अंदर थर्ड पार्टी को, और हैज़ अलाउड इज शेयर टू बी चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ रूल 49 ऑफ ऑर्डर 21, या फिर जो उसका शेयर है उसको ऊपर चार्ज लगवा रहा है। जैसे ए और सी इसने स्यू किया तो ए और सी क्या कर रहे हैं, अपना जो शेयर है उसके ऊपर चार्ज, उसको एज ए चार्ज रख रहे हैं रूल 49 ऑर्डर 21 के हिसाब से सीपीसी के, और हैज़ अलाउड इट टू बी सॉल्व इन द रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड, या फिर जो इनका इंटरेस्ट है उसको क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। जैसे कोई अगर एरियर्स अराइज होते हैं लैंड रिवेन्यू को, तो अपने इंटरेस्ट को अलाउ कर रहे हैं कि वो यहाँ से उसको वसूल ले, उसकी रिकवरी कर लें। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो वहाँ पे वो कोर्ट जो है उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है, बी जाके उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन सेव एट अ लॉस, कि वो जो बिजनेस है वो कैसा हो रहा है, लॉस के ऊपर चल रहा है, मतलब उसके अंदर लॉस ही लॉस हो जा रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए हर एक जो पार्टनरशिप होती है उसका पर्पस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। और अगर एक बिजनेस के अंदर लॉस ही होता जा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा उस पार्टनरशिप को आगे चलाने का, तो फिर वहाँ पे उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। और जी पॉइंट है वो क्या बोलता है, ऑन द ग्राउंड विच रेंडर इट जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द फर्म शुड बी डिसॉल्व, कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड होता है। कोई ऐसी सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, जैसे कोई सेक्शन जो 44 के अंदर छूट गई बताना, इसके अलावा अगर कोई ग्राउंड कोर्ट को लगता है, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं भाई। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के अंदर ही के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं रहा उस पार्टनरशिप के अंदर, या फिर कोई और रीज़न हो गया जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो इस तरीके का अगर कोई रीज़न अराइज होता है तो फिर वहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो इक्विटेबल ग्राउंड्स के ऊपर जो कोर्ट होता है उसको डिसॉल्व कर सकता है। अब सेक्शन 45 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जहाँ पे हमें लायबिलिटी के बारे में बताया गया कि अगर कोई लायबिलिटी डिसोल्यूशन के बाद अराइज होती है तो उसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ तक हमने सेक्शन 44 को समझा 39 से। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही।